रूपाला साहब, मेरा सवाल ये है कि विजय रूपानी को हटा दिया। अब आपका नाम चल रहा है, मनसुख मांडविया का नाम चल रहा है, सीआर पाटिल की बात भी हो रही है और नितिन पटेल की बात भी हो रही है। इन चारों में अगर बात की जाए, कौन नेता जाकर के जो पार्टी का नुकसान हुआ जिसकी वजह से हटाना पड़ा विजय रूपानी को, इन चारों में से कौन वहां जाकर के संभाल सकता है चुनाव के मौके पर? कौन भरपाई कर सकता है जो डैमेज हुआ है? ये हम और आप तय करें, इसके बजाय जो नेतृत्व इस विषय को लेकर बैठे हैं उनके पास सभी कार्यकर्ताओं का खाका है, सभी का बायोडेटा है, सभी की जानकारी है। उनमें से वो उपयुक्त होगा उन्हीं को ही देंगे। पुरुषोत्तम रूपाला जी, लेकिन अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये आता है, आप जनता को कैसे समझाएंगे? क्योंकि जब आप लोगों के बीच जाएंगे, 5 सालों तक जिसने मुख्यमंत्री का कामकाज संभाला हो उसको चुनाव के ठीक 1 साल पहले बदल दिया जाना और किसी नए चेहरे के भरोसे जिस तरह के कयास लग रहे हैं आप लोगों के नाम पर, फिर आप लोगों के चेहरे को लेकर आगे बढ़ना, लोगों को कैसे समझाएंगे कि गुजरात में अच्छा काम किया नहीं किया? लोग तो पलट के पूछेंगे ना कि देखिए आपने कुछ किया नहीं, 5 साल तक जो मुख्यमंत्री रहा उसको आपको हटाना पड़ गया चुनाव के ठीक पहले। नहीं, वो तो एक धारणा होती है। पार्टी में परिवर्तन, नेतृत्व में परिवर्तन और कार्यकर्ताओं को नई नई जिम्मेवारियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी में सहज रूप से होता है। पार्टी इसको ऑब्जर्व कर सकती है और लोगों के बीच में भी जा सकती है। पुरुषोत्तम जी, आपने ये भी बताया कि ये अचानक से लिया गया फैसला नहीं है विजय रूपाणी का इस्तीफा, बल्कि पहले से ही इस तरह के माहौल वहां पर बन रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको लेकर बीजेपी के भीतर भी उनको लेकर विरोध की आवाजें बुलंद हो रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फिर मुख्यमंत्री को लेकर भी तो तय हो गया होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व फिर कौन है? मैंने ये बताया आपको कि ये 5 साल से विजय भाई सीएम थे, वो एकाएक हुई घटना नहीं है। लेकिन ये अचानक ली हुई घटना है उनका इस तरह से इस्तीफा देना, या पहले से ही? मतलब ये तो पार्टी जब डिसीजन लेती है तो लेती है, पार्टी का अधिकार होता है। ठीक है, तो अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सर जाते जाते नाम बता जाइए कि आप लोग रेस में कहां तक हैं। धन्यवाद। चलिए ठीक है। हिमांशु रूपाला जी, मेरा एक सवाल है आपसे। रूपाला जी चले गए हिमांशु, लेकिन आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अब अंदर की खबर बताइए। अब बीजेपी सूत्र हिमांशु आपको और अशोक को क्या जानकारी दे रहे हैं? 4 नाम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बताइए कि सबसे ज्यादा आगे रेस में कौन है, क्योंकि अब तो सबसे ज्यादा इसी बात पर चर्चा होगी कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसके ऊपर 1 साल पहले बीजेपी भरोसा करेगी और उस चेहरे के सहारे अब आगे बढ़ेगी चुनाव में। देखिए, इतना जरूर है, पार्टी ये जरूर देखेगी संगठन और सरकार को लेकर कौन सा चल सकता है। कोविड की दूसरी लहर के बाद जो नुकसान हुआ है जान माल का, आर्थिक स्तर पर गुजरात के अंदर, उसको किस तरीके से जल्द पटरी पर लाकर जनता का भरोसा जीता जा सकता है, उस नेता के ऊपर मोहर लगाई जाएगी। चाहे वो मनसुख मांडविया हो, सीआर पाटिल हो, पुरुषोत्तम रूपाला हो या नितिन पटेल हो। लेकिन एक बात जाते जाते जो है पुरुषोत्तम रूपाला कह गए कि पार्टी जो है इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। आप याद कीजिए, अब से 3 महीने पहले जो है उत्तराखंड में भी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो है तीरथ सिंह रावत को हटा के जो है पुष्कर धामी को बनाया, और पुष्कर धामी से पहले जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको हटा दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। सच में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो संगठन को, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व करता हूं, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद बीजेपी ने लगातार आपके पास जिग्नेश मेवाणी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक। जिग्नेश जी, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का ऐलान कर दिया है, विजय रूपाणी का इस्तीफा हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, 22 में जो 1-1.5 साल के बाद हमारे गुजरात में चुनाव हो गए, उसका इलेक्टोरल एरिथमेटिक, चुनावी गणित सेट करने के लिए उनका इस्तीफा लिया है। लेकिन गुजरात की जनता ने अप्रिशिएट किया होता कि जिस प्रकार से विजय रूपाणी कोविड का मिसमैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, जिसको मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड क्राइसिस के है, उस वक्त में उनकी जो भूमिका रही बहुत ही खराब, उस वक्त में यदि इस्तीफा लिया होता तो गुजरात की जनता ने अप्रिशिएट किया होता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 में जो गुजरात की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें इलेक्टोरल बेनिफिट कैसे हो, गुजरात की जनता को नहीं भाजपा को बेनिफिट कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनका इस्तीफा मांगा गया है। वो व्यक्तिगत तौर पे बातचीत करने में बहुत शालीन थे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, शासन जिसके हाथ में हो,
ऐसे नेता के तौर पे बहुत ही विफल और कंप्लीट फेलियर थे। वो विफल रहे, इसी वजह से चुनाव के पहले बीजेपी ने उनको बदल दिया। तो एक बड़ा मैसेज तो दिया है ना बीजेपी ने कि देखिए ये कामकाज नहीं संभाल पाए कोविड के दौरान, इसलिए हमने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फैसला कर लिया है गुजरात में। लेकिन जब क्राइसिस चल रही थी, लोग जब तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की एक बूंद के बिना मर रहे थे, तब उनको हटाकर किसी दूसरे नेता को बिठाया होता तो लोग आश्वासन भी लेंगे। अब तो लोग मर गए हजारों की तादाद में। अब जब उनको लगा, ग्रास रूट से जब रिपोर्ट ये आ रहा है कि उनके होने के चलते बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, तब बदला है। जनता के हित में नहीं, खुद की पार्टी के हित में उनको बदला है। लेकिन अब इसी के साथ अगला सवाल ये भी खड़ा होता है, देखिए बीजेपी वहां पर जिस तरह से मजबूत है 1995 से, बीच के अगर 1.5-2 सालों को हम छोड़ दें तो लगातार वो वहां पर जीतती रही है। हालांकि 17 में वो 99 पर सिमट गई थी, लेकिन बाद में बहुत सारे विधायक टूट कर उसमें चले गए। मौजूदा स्थिति इसकी 112 की है। ऐसे में जिग्नेश मेवाणी जी, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को गुजरात में कौन हराएगा? हम लोग हराएंगे, गुजरात की जनता हराएगी, विपक्ष लड़ने वाले सारे आंदोलनकारी मिलकर हटाएंगे। पिछली बार केवल 10-12 सीटों का फासला रह गया था, इस बार वो भी नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए आपके इसी स्टूडियो में बैठूंगा डिबेट करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी गुजरात में चरम पर है, किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दलित, आदिवासी, ओबीसी सारे लोग जिस प्रकार से आतंकित है, इस बार तो सचमुच भाजपा को हम लोग निपटा देंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिग्नेश मेवाड़ी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी जो लगातार गुजरात सरकार पर हमलावर रहते हैं, उनका यह कहना है कि कोरोना के काल में पूरी तरह से फेल रहे थे विजय रूपाणी, इसी वजह से बीजेपी ने उनको हटा दिया, लेकिन खुद को बचाने के लिए यह उसकी कवायद है। अब आगे क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि विपक्ष के अपने अपने दावे, दोनों सहयोगी मेरे लगातार बने हुए। ये अलग अलग तस्वीरें, सीएम की रेस में मांडविया भी हैं, रूपाणी का तो इस्तीफा हो चुका है, नितिन पटेल भी मुख्यमंत्री की रेस में है। अब जरा ये दो जो चेहरे यानी कि मनसुख मांडविया और नितिन पटेल पर आपसे बात करते हुए अशोक सिंघल, मांडविया रेस में कहां तक हैं? अगर वो पसंद बनते हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या होगी? क्योंकि हाल ही में उनको राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट का दर्जा दिला गया और यकीनन अचानक से लिया गया। गुजरात के मद्देनजर ये फैसला नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने देखा है कोरोना काल के दौरान कौन कौन से वो प्रदेश थे जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी थी, उसमें एक गुजरात भी था। ऐसे में मुख्यमंत्री का इस तरह से बदल दिया जाना, मनसुख मांडविया को कैबिनेट में और बड़ा पद दिया जाना, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से अब उनको वापस गुजरात भेजा जा सके? देखिए, राजनीति में कुछ भी पॉसिबिलिटी रहती है। मनसुख मांडविया की अगर बात की जाए तो मनसुख मांडविया लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, मोदी के विश्वास पात्र हैं। और शुरू से ही अगर बात की जाए मांडविया की तो मोदी ने उनको काम करते हुए देखा है जमीनी स्तर पर। और हेल्थ मिनिस्टर तभी बनाया गया जब केमिकल फर्टिलाइजर में जो मंत्री थे कोरोना की सेकंड वेव के दौरान, तो उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में आकर भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। रातों को जा करके हॉस्पिटल का जायजा ले रहे हैं, चाहे वो कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट्स के साथ, वहाँ काम काज कैसा हो रहा है। रात को 2-2 बजे वो हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं आम आदमी बन करके, ताकि किसी को ये पता न चले वो मिनिस्टर के नाते यहाँ पर आए हैं, ताकि पहचान उनके सामने ना आए। तो और चुपचाप वो काम करने वाले नेताओं में माने जाते हैं और कहा जाता है कि बहुत डेडिकेटेड हैं और सिंसियर हैं काम करने को लेकर के, और उनके टारगेट ओरिएंटेड है। तो मोदी हो सकता है उनको, क्योंकि प्रोफाइल बना दिया गया उनका सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाने के बाद उनकी प्रोफाइल बढ़ा है। तो कई बार सरकारें जो है, पार्टी जो है, प्रोफाइल बना करके बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी भी करती है। लेकिन उनका नाम पिछले काफी समय से चल रहा था चित्रा, कि मांडविया को वहां भेजा जा सकता है, अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जब भी मुख्यमंत्री बदलने की बात है या चुनाव के बाद अगर बीजेपी वहां पर आती है तो एक क्यास हमेशा से लग रहे थे। और जहां तक नितिन पटेल की बात है चित्रा, वो पार्टी में, सरकार में बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। पिछली बार भी उनका नाम चला था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने प्रायोरिटी भी गिनाई थी अपनी कि मुख्यमंत्री के नाते वो क्या क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी राज्य के लिए, लेकिन वो नहीं बन पाए थे। और खास बात यह है कि मोदी जी के भी बहुत फेवरेट है नितिन पटेल। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है, अभी हाल ही में हम सब ने ये भी देखा था कि कैसे गुजरात कितना इंपॉर्टेंट है। हिमांशु, इस बात को समझना होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि हाल ही में देखिए इतने सारे चेहरे रहने के बावजूद केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों को जगह दी गई, जिनको पहली बार, चाहे खेड़ा के सांसद की बात करें, दर्शना जरदोश जो कि सूरत से आती हैं उनकी बात करें, या फिर सुरेंद्र नगर से जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई थी। तो गुजरात बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी मॉडल स्टेट के भरोसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह
लगातार अपने पैर पसारते हुए चले गए और हम सब ने देखा एक वक्त ऐसा भी आया देश में जब ये कहा जा रहा था कि इस जोड़ी को हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो उस गुजरात में अब 2022 में एक बार फिर से विजय पताका फहराने के लिए बड़ा चेहरा, क्योंकि अब उसमें वो करिश्मा भी ढूंढा जाएगा जिसके भरोसे 1 साल के भीतर जो डैमेज बीते दिनों हुए हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, बिल्कुल ये बात मैंने आपको अभी भी कही कि उसी व्यक्ति को जो है ये जिम्मेदारी दी जाएगी मुख्यमंत्री बनाकर, जो संगठन और सरकार को साथ लेके चल सके। जो पिछले दिनों कोरोना की वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ है या लोगों की को जान माल का नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुए हैं, उसको जो है किस तरीके से दूर करते हुए लोगों को एक बार फिर से विश्वास में लेकर आगे बढ़ सके, उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच समझकर ही कोई फैसला लेते हैं। इतना तय है कि जिन नामों पे हम चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है वो नाम हो भी नहीं, कोई नया नाम आ सकता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं माननी चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना हो या नए नेता के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें चुनकर लाते हैं जिसपे हम लोग कभी सोचते भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था तो तमाम नाम चल रहे थे, एकाएक तीरथ सिंह रावत बन गए और तीरथ सिंह रावत का तो नाम कहीं कोई ले भी नहीं रहा था। तो इसीलिए यह जरूर देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको चुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात को लेकर पूरी एक्सरसाइज है, उनसे कोई चीज कभी भी छुपी नहीं है। संगठन से लेकर सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जो भी वो फैसला लेंगे बहुत सोच कर लिया गया फैसला माना जाना चाहिए और उसी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, क्योंकि गुजरात एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत है देश के अंदर। अगर मैं ये बात कहूं तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को भी कि गुजरात के अंदर संगठन बीजेपी का सबसे मजबूत है और उसके बाद अगर कहीं संगठन मजबूत है तो वो मध्य प्रदेश में है। और यही कारण है कि यहां पर जब भी सरकार फैसला लेती है या केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है तो उसमें बहुत ज्यादा ये कहेंगे कि ट्रांजिशन जो है वो स्मूथ नजर आती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांजिशन जो है स्मूथनेस नहीं नजर आती है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी के लिए अब ये बड़ी चुनौती होगी। देखिए, चेहरा जो कोई भी हो, लेकिन वो गुजरात की जनता को कैसे समझाएगी कि जो बीते दिनों जो कुछ भी हुआ था कोरोना काल में, जिस तरह का डैमेज हुआ गुजरात में, जिस तरह की परेशानी आई, क्या कोई नया करिश्माई चेहरा उस तरह का होगा जिसके जरिए वो ये बता पाए कि नहीं, अब कमान इनके हाथ में है और अब स्थितियां बिल्कुल इतर होगी। क्योंकि गुजरात मॉडल के तौर पर नरेंद्र मोदी इस देश का बड़ा सितारा बने और लगातार वो चुनाव जीतते हुए चले गए, लेकिन अभी उसी गुजरात में स्ट्रगल कर रही है भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से, जब वो 100 पर सिमट जाती, 100 के अंदर सिमट जाती है और 99 सीटों पर वो रुक जाती है। हालांकि बाद में कांग्रेस के कुछ लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और अभी मौजूदा स्थिति 112 की है। लेकिन अशोक जी, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे। अशोक, किसी के साथ ये बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी के लिए गुजरात में चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। एक तो गुजरात जैसा स्टेट जो 1995 से बीच के सालों को छोड़ दे तो बीजेपी के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री वहां से, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आज रात विधायक दल की बैठक भी होनी है। गुजरात में आज रात बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो क्या यह माना जा सकता है कि विधायक दल की बैठक के बाद, अशोक, क्या विधायक दल की बैठक के बाद जो भी नाम होगा उस पर मोहर लगा दी जाएगी? कौन होगा मुख्यमंत्री अगला? बैठक बुलाई इसीलिए जाती है कि विधायक दल का नेता चुना जाए, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वह तय किया जाए। क्योंकि पार्टी ज्यादा दिन तक, क्योंकि पहले से ही तमाम एक्सरसाइज की जा चुकी होंगी, क्योंकि हटाने को लेकर बहुत पहले से ही चल रहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और कौन मुख्यमंत्री होगा ये पहले से तय होगा, उनके दिमाग में होगा, प्रधानमंत्री के दिमाग में होगा, अमित शाह दिमाग में होगा। सवाल ये है कि क्या उन्हें बताने के लिए इस तरह की बैठक हो रही है? मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गोपी खंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, आज रात होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक और पीछे मैं देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है बीजेपी के गुजरात अहमदाबाद वाले मुख्यालय में आप पहुंच चुकी हैं। किस तरह की तस्वीर वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? विधायक दल की बैठक में वो कौन सा नाम है जिस पर लग सकती है मोहर? गोपी, बिल्कुल आपको बता दूं चित्रा कि आज रात ही सारे जो विधायक हैं उनको ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि शाम को कमलम पे पहुंचना है। यानी सारे विधायक जो है वो कमलम पे पहुंचेंगे, जो बीजेपी मुख्यालय है यहाँ पे, और उस शाम को ही विधायक दल की मीटिंग मिलेगी और विधायक दल की मीटिंग के साथ ही वो उस नाम की भी घोषणा हो जाएगी कि कौन बनेगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री। दरअसल जो संभावनाएं जताई जा रही है उसमें करीब 3 नामों की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जिसमें मनसुख मांडविया जो कि
मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री, साथ ही जो गुजरात बीजेपी के फिलहाल अध्यक्ष है CR पाटिल, उनके नाम की चर्चा भी काफी जोरों से हो रही है। इसके अलावा जो और एक चर्चा हो रही है उसमें नितिन पटेल और गोवर्धन झड़फिया के नाम की भी चर्चा चल रही है। तो यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि विधायक दल की जो मीटिंग हो उसी में नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि फिर से गोपी, जो बाकी नाम है उन पर तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आखिरी में आपने एक नया नाम बताया है, जरा बताइए। बिल्कुल चित्रा, जो नया नाम है वो गोवर्धन झड़फिया का नाम है। गोवर्धन झड़फिया या डिप्टी CM नितिन पटेल, इनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पे जो बीजेपी के नेता है उनका आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो विधायक है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर गुजरात बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, वो मीडिया को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पर और यहाँ पे जो बीजेपी के नेता है उन लोगों का आने का जमावड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन जो संभावनाएं नाम की जताई जा रही है उसमें सबसे बड़ी जो संभावना है वो CR पाटिल, जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है, उनके नाम की भी संभावना जो है उसे जताया जा रहा है। साथ ही डिप्टी CM नितिन पटेल और गोवर्धन झड़फिया, इनका भी नाम चल रहा है कि हो सकता है कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना है इस वक्त जो 4 नाम चल रहे हैं उसमें मनसुख मांडविया, CR पाटिल, गोवर्धन झड़फिया और डिप्टी CM नितिन पटेल, इन लोगों के नाम की चर्चा फिलहाल जोर पकड़ रही है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात है आप कह रही हैं। देखिए, गोवर्धन झड़फिया 2002 में गृह राज्य मंत्री थे, जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव में बीजेपी गई हुई थी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, एक नया नाम भी, और बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। हिमांशु आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद गोपी और अशोक जी मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से हिमांशु, आप मुस्कुरा रहे थे, ये जो नया नाम ऐड हुआ है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, गोपी ने जो नाम दिया ना, गोवर्धन झड़फिया, ये पार्टी छोड़ के चले गए थे और प्रधानमंत्री से नाराज होके गए थे। लेकिन 2012 के बाद वो पार्टी के अंदर आते हैं और याद कीजिए उनको बीजेपी की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सहप्रभारी भी बनाया गया था पीछे, जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। बार बार गोपी भी बीजेपी का जो अहमदाबाद में मुख्यालय है कमलम, वहां पर अब लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आज ही नाम पर लग सकती है मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर। कौन होगा गुजरात का अगला मुख्यमंत्री, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। विजय रूपाणी ने दे दिया है इस्तीफा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आज की सबसे बड़ी खबर के साथ फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। विजय रूपाणी का हो चुका है इस्तीफा। विधायक दल की बैठक के बाद आज रात ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, लगातार इसके बारे में हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बूथ विजय अभियान में अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नीति रही है, महिलाएं आज सुरक्षित हैं। पिछले 4 वर्ष में मुठभेड़ में लगभग 144 अपराधी मारे गए, जबकि 3251 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 43,294 और NSA के तहत 630 मामलों में कार्रवाई की गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धर्म, संस्कृति और विरासत को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे एक नया आयाम दिया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का नाम लेना भी दूभर हो गया था। भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने तो भगवान श्री राम का अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। आज सपा, बसपा और कांग्रेस सुविधा की राजनीति करने लगे हैं। आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का भव्य निर्माण का काम प्रशस्त हुआ है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस के बताए उनकी सरकारों में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों मां? उत्तर प्रदेश के अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए आज तक।